हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से और ऑफ कोर्स इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हैप्पी 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो शुभ गणतंत्र दिवस, अगर उर्दू में कहूँ तो यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। आज का जो डेट है हमारा 26 जनवरी, क्योंकि इसको जो पहली बार मनाया गया था, जो इसको पहली बार जब मनाया गया था तो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो आज हम जो 2025 में सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस हिसाब से हमारा कौन सा रिपब्लिक डे बनता है? 76, यानी कि 76वां रिपब्लिक डे। फ्रेंड्स, इंग्लिश की तो बातें और इंग्लिश के लेक्चर्स इस प्लेटफॉर्म से होते ही रहेंगे, लेकिन चूंकि आज एक ख़ास दिन है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये बता सकूं कि हम इस दिन को क्यों मनाते हैं या ये दिन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, अगर आपको मैं थोड़ा सा डीप में समझाने की कोशिश करूं तो फेस्टिवल, हमारा जो फेस्टिवल होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्योहार। ठीक है, त्योहार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रिलीजियस फेस्टिवल, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? धार्मिक त्योहार। हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? फसल उत्सव। और तीसरा हमारा होता है नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय उत्सव। तो जो रिलीजियस उत्सव होते हैं या जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, जैसे ईद हो गया, इसको किसी विशेष धर्म के लिए मनाया जाता है। जैसे दिवाली हो गया, जैसे क्रिसमस हो गया, ये सारे त्यौहार अपने अपने विशेष धर्मों के हिसाब से लोग सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे अगर हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात कर लें तो बेसिकली ये क्या होता है? फसल उत्सव होता है, यानी कि कुछ राज्य में जब वहाँ की फसलें उगती हैं, कुछ नई फसल होती है, वहाँ पर अपने अपने हिसाब से राज्य के लोग कुछ फसलों का त्यौहार मनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोहड़ी लिखा हुआ है, तो लोहड़ी बेसिकली पंजाब का एक त्यौहार है। जब वहाँ पर कुछ फसल होती है तो वहाँ पे वहाँ के लोग अपने हिसाब से लोहड़ी का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये पोंगल लिखा हुआ है, PONGAL, पोंगल। पोंगल बेसिकली तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है, जो किसी फसल के मौके पर वहाँ के लोग मनाते हैं। ठीक है, अब अगर बात कर ले नेशनल फेस्टिवल की, यानी राष्ट्रीय त्यौहार की, तो राष्ट्रीय त्यौहार उन्हें कहते हैं जब जो है सभी धर्म, सभी जाति या सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर किसी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नेशनल फेस्टिवल या राष्ट्रीय त्यौहार। जैसे 26 जनवरी हमारा हो गया या 15 अगस्त हो गया, इन सभी को हम क्या कहते हैं? नेशनल फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स, 26 जनवरी को मनाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान, या अगर उर्दू में बात करें तो आइन कहा जाता है, उसको कानून ये कहा जाता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो ये हुआ कि भाई देश चलाने के लिए एक कानून भी तो बनना चाहिए। तो इस कानून को बेसिकली बनाने के लिए काफ़ी सारी बैठकें आयोजित की गई, जिसमें से पहली बैठक कब हुई थी हमारे संविधान को बनाने के लिए? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और अगर हम बात करें कि इसकी फाइनल बैठक कब हुई थी या बिल्कुल पूरी तरह से कब ये तैयार हो गया था, तो इसकी जो लास्ट बैठक थी वो हुई थी 26 नवंबर 1949 को। तो इनके बीच काफ़ी सारी बैठकें हुई, काफ़ी सारे मीटिंग्स हुई, लोग मिलते रहे और आपस में बातें होती रहीं। संविधान बनाने में टोटल जो लोग शामिल थे उनकी संख्या लगभग 350 बताई जाती है, या 349 ऐसा कुछ होता है। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक बैठी थी, तो तब हमारा देश का बंटवारा नहीं हुआ था। चूँकि पाकिस्तान का तब बंटवारा नहीं हुआ था, इस वजह से तब जो है वो 350 लोग इसमें शामिल थे। लेकिन आफ्टर पार्टीशन, यानी बंटवारे के बाद, बताया जाता है कि ये लोग घटकर कितने हो गए थे? 299 के करीब हो गए थे। ये जो बाकी लोग हैं ये उस साइड, यानी कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। तो इस वजह से बाद में जो हमारे कितने सदस्य बचे थे? 299। अब इसमें महिलाएं कितनी शामिल थी, ये बात भी ज़रूरी है। तो इसमें कहा जाता है कि कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। यानी आप देखिए, संविधान को जब बनाया गया, संविधान को बनाने में किसी भी धर्म या किसी भी जाति के साथ कोई किसी भी किस्म का अन्याय नहीं किया गया।
जब मैंने आपको बताया कि 15 महिलाएं भी शामिल की गई थी, उस ज़माने के हिसाब से 15 महिलाओं का संविधान सभा की बैठक में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और सभी धर्म के लोग शामिल थे, सभी जाति के लोग शामिल थे, ताकि सभी लोग अपना अपना प्रस्ताव रख सकें और किसी के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो। जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ तो इसको बनने में टोटल दिन जो है 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय टोटल लगा था हमारे संविधान को बनने में। जब ये बन के लागू हुआ तो मूलतः इसमें उस वक्त जब बन के लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल थे, और इसको 22 भागों में बांटा गया था, या 22 पार्ट में इसको अलग अलग किया गया था, और 8 हमारी उसमें अनुसूचियां शामिल थी। तो अभी क्या है कि अलग अलग संशोधन होते रहते हैं और ये सब बदलते रहता है। तो वर्तमान समय में जो हमारे अनुच्छेदों की संख्या है वो 448 है, और जो हमारे भाग हैं संविधान में वर्तमान समय में वो 22 से बढ़कर 25 हो गए हैं। यहीं अगर हम अनुसूची यानी शेड्यूल की बात करें तो वो आज की डेट में 12 अनुसूचियां हैं। हमारे हित में भी बात की गई है। ऑफ कोर्स मौलिक अधिकार की अगर बात करें, मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें, तो आज मैं और मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बाकी तो अनुच्छेद इसमें बहुत सारे हैं। ये यहाँ पर मैंने कुछ अधिकार लिखे हुए हैं जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। तो अगर बात करें हमें ये अधिकार कहाँ से मिलते हैं, तो संविधान के पार्ट 3 में या भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इन सभी अधिकारों की बात की गई है। जैसे ये लिखा हुआ है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है कि पहले ये होता था कि मतलब नीचे जात वाले लोगों को समानता नहीं मिलती थी, या जब कभी रोज़गार का अवसर आता था तो उनको पीछे रखा जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब सभी के रोज़गार में समानता है, या किसी भी अवसर में सभी को समान रूप से हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया है संविधान में। वहीं अगर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे ये आ जाता है कि आपको कुछ मतलब आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या कहीं भी आप रह सकते हैं अगर रहना चाहें, या कहीं भी घूमने जाना चाहें पूरे भारत में तो आप जा सकते हैं। इसको कहते हैं आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, इसीलिए इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये लिखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, या बच्चों से ज़बरदस्ती कोई मजदूरी नहीं करा सकता। अगर ऐसा होता है तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं। इसे कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दिया हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक जाति के या प्रत्येक समुदाय के लोगों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपने अपने धर्म के हिसाब से रीति रिवाजों को फॉलो करने का अधिकार है। इसको कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये लिखा हुआ है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये भी कुछ इसी तरह का है कि मतलब जैसे आप अपने धर्म के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से इसको फॉलो कर सकते हैं। आप कहीं भी शिक्षा ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मदरसे हो गए या विद्या मंदिर, इस टाइप का। तो आपको अपने शिक्षण संस्थान खोलने का भी अधिकार है, आपको अपने धर्म के अनुसार शिक्षा लेने का अधिकार है। इसी को कहते हैं सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। अब जो ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारा। ये हमारा किस अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल नंबर 32 में आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्हें हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, संविधान के पिता भी कहते हैं, इन्होंने इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा आर्टिकल है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो सारे आपको अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे अधिकार, इनका अगर आपका कोई हनन होता है या कोई आपसे ज़बरदस्ती आपके अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, तो इस अनुच्छेद के तहत आप कोर्ट में जाके अपनी बात को रख सकते हैं, अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, और आप इसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।